चैप्टर 3 के बाद हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, जो डिविएंस के बारे में, जिसके बारे में आपकी वो एप्लीकेशन वो भी है, आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो आप लेकिन उससे पहले पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, और वो जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो देख के काम करना शुरू कर दें। Socialization is the chapter we are going to start today. We are going to discuss how feral, isolated, institutionalized children help us understand society makes us human. ठीक है, अब हम ये देखेंगे जो बच्चे अलग थलग रहते हैं वो दुनिया में चलने के काबिल नहीं रहते। ठीक है, वो दुनिया के साथ गुजारा नहीं कर सकते। वो जो हम आज हैं, जैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, एक से दूसरे के साथ गुस्सा करते हैं, खुशी करते हैं, गमी करते हैं, ठीक है, इकट्ठे टीम्स में काम करते हैं, ये सोसाइटी सोशलाइजेशन की वजह से। वरना अगर इसी इंसान को अकेला जंगल में पैदा हो और जानवरों के साथ खेलता रहे तो उस केस में ये उस तरह से बिहेव नहीं करेगा जैसे हम करते हैं। तो इसलिए सोसाइटी मेक्स अस ह्यूमन, दैट इज द फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव वी आर गोइंग टू लर्न। देन we will use ideas and research of Cooley, Looking Glass Self, Mead, role taking, Piaget, reasoning। ये हम देखेंगे कि रीजनिंग कैसे डेवलप, कैसे आपकी अकल डेवलप होती है, जिसके बाद आप सोशलाइजेशन करते हैं। ठीक है, देन we would discuss how the development of personality and morality and socialization into emotions are part of how society makes us human, right? And then we would discuss how gender messages from the family, peers, mass media teaches a society gender gap, gender map। For example, आप जैसे कहते हैं कि बच्चे को, लड़के को कहा जाता है बचपन में कि भाई तू लड़का है, तूने रोना नहीं है, ठीक है, मर्द बनो। अब ये मैसेजेस एक मैपिंग करते हैं कि मर्द के क्या रोल हैं और औरत के क्या रोल हैं। जेंडर मैपिंग, सोसाइटीज जेंडर मैपिंग, राइट? Then we would discuss, we would explain why the family, neighborhood, religion, daycare schools, peer groups, workplaces are called agents of socialization। ये हम ये चीज़ देखेंगे कि कहाँ से बंदा सोशलाइज होता है, कहाँ से चीज़ें सीखता है। ज़ाहिर अपनी फैमिली से सीखता है चीज़ें, नेबरहुड से, जिस इलाके में रहता है, मज़हब का इन्फ्लुएंस होता है, डे केयर, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें सोशलाइज करती हैं। एक्सप्लेन व्हाट टोटल इंस्टीट्यूशंस आर एंड हाउ दे re-socialize people, right? Total institutions where almost like they control or they change the whole lifestyle. For example, people going to army, people going to jail, people going to like वो छोटा बच्चा बाहर कहीं पढ़ने चले जाता है और टोटली उसका डिफरेंट जेन। तो रीसोशलाइजेशन कैसे करते हैं इन टोटल इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, identify major deviants of life course and discuss a sociological significance of life course, and then we would understand why we are not prisoner of socialization. Even if we get socialized, we still do things which are not done by our neighbors or our family, so we are not completely prisoners of socialization, right? So we start with the first learning objective, which is society makes us human, right? So society makes us human. There are different categories of children written here: feral children, isolated children, institutionalized. So who are feral children? Feral children are those who are raised by animals. They are unable to speak because they live in animals. So I mean, we do not have anyone whose recorded history, whose history is recorded, when he or she is raised by animals. But this author met a person, this who was taken away by monkeys. So when he was very small, very young, 2 months old था, तो monkeys उठा के ले गए थे और वो उसे कुछ अर्सा जो है ना, कई महीने पालते रहे हैं, उसे बंदर पालते रहे इस बच्चे को। ठीक है, तो अब ये लेकिन उसके बाद जो विलेजर्स थे उन्होंने जाके वापस ले लिया, वापस ले आए बच्चे को। लेकिन हम ये सपोज ये कहते हैं, थ्योरी ये कहती है कि अगर एक बंदा एनिमल्स रेज करे, ठीक है, तो वो चीहे चूहे उनकी तरह तो मारेगा, लेकिन ही वुड नॉट बी एबल टू स्पीक अ लैंग्वेज।
ही वुड वॉक ऑन ऑल फोर्स, यानी बजाय 2 टांगों पे चलने के वो 4, जैसे जानवर चलते हैं उसी उन्हीं की तरह की हरकतें करेगा, उन्हीं की तरह चलेगा। ठीक है, तो अब जो हम 2 टांगों पे चलते हैं, 2 हम बातें करते हैं, ये किसने किया? ये सोसाइटी, सोशलाइजेशन देख के हमने ये चीजें सीखी है। इसी तरह आइसोलेटेड चिल्ड्रन, लैंग्वेज इज की टू कल्चर, वी लर्न थ्रू लैंग्वेज, लैंग्वेज teaches us culture, it preserves culture, right? And culture makes us human. यानी आप अगर एक लम्हे के लिए सोचें कि आप की ने ज़ुबान ना सीखी होती और आपको ये पता ना होता, कल्चर आपने ज़ुबान के ज़रिए कल्चर सीखते हैं ना, आपको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाई जाती है, आपको ये सिखाया जाता है कहाँ पे ये बात कहनी है, कहाँ पे नहीं कहनी, कैसे बिहेव करना है। ठीक है, शादी ब्याह पे गए हैं तो किस तरह के कपड़े पहनने हैं, वो भी आपको सिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर ना हो, आइसोलेटेड, एक बच्चा अलग थलग रहा है दुनिया से शुरू से, बचपन से, ठीक है, और किसी अलग घर में रहा है, या आप इवन इसको देखें कि जो मतलब ऐसे एरियाज में रहते हैं, ऐसे घरों में बच्चे रहते हैं जिनका ज़्यादा इंटरेक्शन दूसरी दुनिया से नहीं होता, वो आमतौर पे बड़े खामोश होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करने वाले नहीं होते, आइसोलेटेड चिल्ड्रन होते हैं, उनकी उस तरह से सोशलाइजेशन नहीं होती। फिर इंस्टीट्यूशनलाइज चिल्ड्रन, इंस्टीट्यूशनलाइज चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशंस में, इंस्टीट्यूशन से यहाँ मुराद है मिसाल के तौर पे जेल, फॉर एग्जाम्पल ऑफनेज है, यतीम खाना जैसे होता है। तो इन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए और ये भी पता करने की कोशिश की कि जो बच्चे माँ बाप की बजाय, घरों की बजाय इंस्टीट्यूशंस में रहते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चिल्ड्रन, वो किस हद तक लोगों उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, उनकी सोशलाइजेशन होती है। तो ये स्किल्स और डाई एक्सपेरिमेंट जो किया गया है, इसमें इन्होंने देखा कि जो बच्चे इंस्टीट्यूशंस में रहे हैं, वो उनकी इंटेलिजेंस रिलेटिवली कंप्रोमाइज हुई, यानी वो लोग जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, उन्हें तवज्जो नहीं मिलती, वो उनकी अक्ल पे भी, उनकी इंटेलिजेंस लेवल, आईक्यू लेवल जो है वो भी इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कंक्लूड किया कि इवन आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है, दैट डिपेंड्स ऑन अर्ली क्लोज रिलेशन। फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि कुछ यानी 3 बच्चे थे, उन्हें यानी ऐसी माओ के दिया गया जो कि बड़ी सख्त थी, यानी उन्हें कोई एक औरत कहा कि आपकी माँ है और बड़ी सख्त थी और उनसे वो मतलब यानी क्लोज नहीं रहती थी, मार पीट, और दूसरी तरफ वो कुछ औरतें पॉइंट की गई जो कि उन्हें बड़ा प्यार करती थी। तो दोनों का बाद में जब देखा गया तो दोनों के इंटेलिजेंस लेवल पे दोनों बच्चों के बहुत ज़्यादा फर्क निकला। ठीक है, तो अब ये जो हम बचपन में माँ बाप या आपके बहन भाई आपसे प्यार करते हैं, उठाते हैं, सोशलाइज करते हैं, ये आपकी आने वाली पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे और सोशलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। ठीक है, इसी तरह इंडिया में भी एक डेटा इकट्ठा किया गया, इंडिया में ऑर्फेनेजेस जो होते हैं जहाँ पे यतीम मिस्कीन बच्चे रहते हैं, वहाँ पे स्टडी की गई और वहाँ पे भी इसी तरह के रिजल्ट्स आए कि जो बच्चे, जिन बच्चों को अटेंशन नहीं दी गई, जो इन जगहों पे, उनकी पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो सकी। ठीक है, अच्छा, ये एक आप तस्वीर देखें आप, अ चाइल्ड इन एन ऑर्फनेज इन जुबा सूडान। अगर आप देखें इसकी हालत बच्चे की, वो नज़र आ रहा है जिस तरह वो ज़मीन पे बैठा हुआ है, कपड़े फटे पुराने उसने पहने हुए हैं। The treatment of this child is likely to affect his ability to reason and to function as an adult. Even when he becomes adult, he would not develop full reasoning capabilities. उसका दिमाग, उसकी अक्ल उतनी ग्रो ही नहीं होगी। ठीक है, तो आपका जो सोशलाइजेशन होती है बचपन में, वो बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट करती है आपके आने वाले फ्यूचर में, आपके एडल्टहुड में। ठीक है, अच्छा, इसी तरह एक एग्जांपल इन्होंने दी डिप्राइव्ड एनिमल्स, यानी पहले हमने 4 ऊपर वो दिखे थी चीज़ें कि हमने कहा फेरल चिल्ड्रन, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का हमने डिस्कस किया। ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चिल्ड्रन, ठीक है, जो ऑर्फनेजेस में रहते हैं या जेल में बच्चे पैदा हुए हैं। तो
दिस इज द डिप्राइव्ड एनिमल्स। तो डिप्राइव्ड एनिमल्स, इवन ह्यूमंस की तो हमने बात कर ली कि अगर ये प्रॉपर इन्हें अटेंशन चाहिए होती है बचपन में, सोशलाइजेशन चाहिए, ठीक है, वरना इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होती। लेकिन इवन कुछ जानवरों पे भी एक्सपेरिमेंट किए तो उससे भी ये साबित हुआ कि जो आइसोलेटेड ह्यूमंस होते हैं उसकी तरह अगर जानवरों को भी आइसोलेटेड कर दिया जाए तो जानवर भी वो पूरी तरह अपनी जो स्किल्स हैं वो सीख नहीं सकते जो उस जानवर को चाहिए होती, ठीक है, पूरी तरह सोशलाइज नहीं हो पाते। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट एक किया, इस एक्सपेरिमेंट को देखें, आपको दो वो छोटा सा बंदर का बच्चा लिया इन्होंने, मंकी बेबी, एंड दो आर्टिफिशियल मदर्स बनाई। ये एक आर्टिफिशियल मदर है जिसे उन्होंने बड़ा अच्छा सा ना नरम सा कपड़ा इसके इर्द गिर्द लपेट दिया है और इसका सर बना दिया है। दूसरी तरफ ये दूसरी आर्टिफिशियल मदर है, ये आयरन रॉड्स हैं, ठीक है। अब ये आयरन रॉड्स के ऊपर एक आपको नजर आ रहा है फीडर भी है। अब फीडर, ये बच्चा, ये जो बंदर का बच्चा है छोटा मंकी बेबी, ये इस फीडर से दूध पीता है। तो इसका मतलब है असूलन तो जिस जगह से दूध पीता है, जिस माँ से, उससे उससे ज्यादा क्लोजनेस होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है आयरन रॉड्स हैं, उनके साथ चिपका नहीं जा सकता, आप हग नहीं इस तरह कर सकते, सख्त हैं, शायद उसे तकलीफ हो बच्चे को। तो अब इन्होंने क्या किया है इस एक्सपेरिमेंट में, उस बच्चे को ना कुत्ते की आवाज से या बेर की आवाज से, ऊंची आवाजों से डराया उसे। जब उसे डराया गया तो वो दौड़ के उस माँ के पास जिससे दूध पीता था, उसकी बजाय वो इसको आके हक करता था, इसके साथ चिपक जाता था, ठीक है। तो यानी वो समझता था ये ज्यादा क्लोज है, ये जो है ना, ये मदर जो है, ठीक है। सो पर्पसफुली जो उसे जो डराया गया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स ने जो इससे नतीजा निकाला वो ये कि सिर्फ फूड आपको अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि क्लोजनेस, जहाँ पे आपको क्लोजनेस मिले, जहाँ पे आपको प्यार मिले, आप वार्मथ फील करें, वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी और आपकी सोशलाइजेशन में ज़्यादा किरदार अदा करेगी, ठीक है। अच्छा, अब हो गया सोशलाइजेशन इनटू सेल्फ एंड माइंड। अब ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज डिस्कस किए गए। कूली एंड लुकिंग ग्लास, सोशलाइजेशन इनटू सेल्फ एंड माइंड। पहला थ्योरी है जी कूली एंड लुकिंग ग्लास सेल्फ, दूसरी है मीड रोल टेकिंग, हर्बर्ट मीड की है, तीसरा प्यागे एंड डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग, कैसे हमारी अक्ल कैसे डेवलप होती है, रीजनिंग कैपेबिलिटी है, सोचने समझने की सलाहियत कैसे डेवलप होती है। तो और फिर हम देखेंगे ग्लोबल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ एंड रीजनिंग, इन सारों को इकट्ठा करेंगे। अब पहली चीज ये है कूली एंड द लुकिंग ग्लास। कूली ने क्या कहा, कूली एक थेरिस्ट था जिसने कहा, सोशियोलॉजिस्ट, इसने कहा कि वी इमेजिन हाउ वी अपीयर टू दोज अराउंड अस, राइट। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ये कहें कि जनाब आपने घर से बड़े खूबसूरत कपड़े पहन के आज निकले हैं, बड़े महंगे कपड़े आपने पहने हैं, अब आप इर्द गिर्द देखते हैं और सोचते, आज दो तीन बंदे आपके कपड़े देखे और आपको कहीं बहुत अच्छे कपड़े हैं, बड़े नए लग रहे हो, बड़े फ्रेश लग रहे हो, उससे क्या होता है कि वी डेवलप अ सेल्फ कॉन्सेप्ट, हमें खुद लगना शुरू हो जाता है हाँ यार मैं वाकई अच्छा लग रहा हूँ, हैं। वी इमेजिन, हम ये असेस करते हैं कि लोग हमारे, हम लोगों को कैसे लग रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम वी इंटरप्रेट अदर्स रिएक्शंस, वी इंटरप्रेट अदर्स रिएक्शंस। अब दो तीन बंदे अगर ने हमारे कोई लिबास की तारीफ नहीं की तो लोग कई दफा खुली दिल ही दिल में मायूस हो जाते हैं, यार ये लगता है अच्छा नहीं है, किसी ने तारीफ नहीं की। मैंने खाना पकाया था, वो किसी ने जो है ना तारीफ ही नहीं की, हालांकि हो सकता है मजेदार हो,
लेकिन कोई तारीफ करना, लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वो किससे डेवलप होता है कि हम दूसरों को रीड करने की कोशिश करते हैं अपने बारे में, कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, इसलिए से लुकिंग ग्लास, कूली ने से कहा लुकिंग ग्लास सेल्फ है, जैसे लुकिंग ग्लास, और लुकिंग ग्लास का मतलब है शीशा जो है, मिरर जो होता है ना, उससे लुकिंग ग्लास, कि हम लोगों में अपना आप देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इस तरह अगर हमें लगे कि लोग हमारे बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं तो हम खुद भी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट बेहतर होता है। लेकिन अगर हम ये समझे कि लोग हमें बुरा समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल, इसीलिए आपने देखा है कि अक्सर लोग कहते हैं, आपने सुना होगा बड़ों से, कि छोटे बच्चों को कभी ये ना कहें कि तुम हो ही नालायक, तुम तो चोर हो, तुम गलत बात, यानी हर वक्त अगर आप उसे नालायक नालायक करते रहेंगे तो वो, ये जो कूली ये कहता है कि वो लोगों के चेहरों से पढ़ता है कि मैं कैसा हूं। ठीक है, मुझे लोग क्या समझते हैं, तो जब वो लोग, सारे लोग उसे नालायक समझते हैं, वो खुद भी अपने आप को नालायक समझना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा एक्सपेरिमेंट जो था वो मीड एंड रोल टेकिंग। मीड ने कहा कि, हार्वर्ड मीड ने कहा कि हम क्या करते हैं, दूसरों का रोल्स प्ले करते हैं। लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस हैं, एकदम से हम सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर लेते, जैसे उसने कहा था कूली ने, कि हम बस लोगों को देख के अपना कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया, अपने बारे में हमें पता चल जाता है। लेकिन इसने गुजाइश के, इसने मीड ने एक डिफरेंट चीज, इसने कहा कि डेवलप कैसे होती है ये चीजें। इसने कहा कि बहुत छोटी उम्र में इमिटेशन, पहली स्टेज होती है 0 to 3 years, इमिटेशन स्टेज। हम वही करते हैं जो दूसरे कर रहे होते हैं। वी डू नॉट हैव सेंस, वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग। आप देखें बच्चे को, आप हल्का सा उसके चेहरे पे थप्पड़ मारें, वो भी आपके चेहरे पे थप्पड़ मारता है, खुश होता है साथ। अब उसे पता नहीं है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े को थप्पड़ मारना है या नहीं मारना, उसे सिर्फ वो सिंपली ही और शी इज इमिटेटिंग। ठीक है, इमिटेशन स्टेज पहली स्टेज है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, जिससे वो कहता है कि लोग सिर्फ इस एज में, छोटी एज में चीज़ें रिपीट करना सीखते हैं, जो वो बड़ों को करते देखते हैं वही वो करते हैं, और असल में बहुत ज़्यादा इस यानी वक्त में सोचने समझने की सलाहियत उनमें नहीं होती। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो वो रोल प्लेइंग स्टेज में आ जाता है, वो रोल प्ले करता है, वो कहता है मैं यानी वो टीचर बन जाते हैं। आपने देखा है बच्चे कई दफ़ा खुद ही जो ना सामने, वो कई बच्चों को देखा सामने दो तीन वो अपने टॉयज रख के उनको डांट रहे होते हैं कि टीचर बने होते हैं। ठीक है, अच्छा, कोई बच्चा वो होता है, वो कहता है मैं स्पाइडरमैन बन गया हूँ। वो एक टीवी चैनल में वो एक वो किसी जगह पे एक दफ़ा आई हुई थी न्यूज़, एक बच्चे ने वो अपनी विंडो से बाहर छलांग लगा दी, पता नहीं फर्स्ट फ्लोर पे था या सेकंड फ्लोर पे। उसने कहा मैं सुपरमैन हूँ, मैं आयरन मैन हूँ, मैं उड़ के जाऊंगा। है, तो अब ये जो चीजें हैं ना, आप रोल प्ले करने की, मीर ने कहा कि आप रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं, जो सर्टन आइडियल्स होते हैं उनको आप प्ले करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और फिर आप जब बड़े, उससे थोड़े मजीद बड़े हो जाते हैं, 7-8 साल के बाद आप टीम गेम्स की तरफ जाते हैं, जहाँ आप सिर्फ पर्सनल रोल प्ले नहीं करते, बल्कि आप टीम गेम्स, आप दूसरों के रोल्स समझते हैं, उनके रोल्स लेते हैं। मसलन बास्केटबॉल अगर आप खेल रहे हैं तो ना सिर्फ आपने खुद क्या करना है, आपको ये भी पता होता है फलां बंदे ने क्या करना है, किधर पास देना है, ठीक है, किसको बॉल फेंकेगा, ये सारी, अब ये फर्दर डेवलपमेंट होती है पर्सनैलिटी की, कि वो चीज़ें कोऑर्डिनेट करने के काबिल होता है। तो अब ये, इसने कहा कि इस केस में ना दो तरह के लोग आते हैं जिन्हें आप देखते हैं, कॉपी करते हैं, इंस्पायर होते हैं। एक है सिग्निफिकेंट अदर्स। सिग्निफिकेंट अदर्स कौन से हैं? जो हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, बहन भाई हैं, तो इनसे हम बड़ा यानी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस लेते हैं। फिर होता है जनरलाइज्ड अदर्स, मतलब जिस हम मोहल्ले में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, लोकेलिटी में, तो वो जनरल उधर जो इन्फ्लुएंस हो रहा है वो ज़ाहिर है
उसका भी मिसाल के तौर पे आप रहते हैं पुराने लाहौर में रहते हैं, गुजरावाला में रहते हैं, तो खाने पीने का ज़रा ज़्यादा लोग शौक रखते हैं। तो ये जनरलाइज्ड अदर्स में आते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस इनका भी है आपकी पर्सनालिटी। ठीक है। सिग्निफिकेंट अदर जाहिर है आपकी फैमिली का तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, आपके बहन भाइयों का, आपके कई लोग बच्चे अपने वालिद या वालदा से बड़े अटैच्ड होते हैं। ठीक है, उस केस में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। आप उन्हें आइडियलाइज करते हैं, उनके रोल्स प्ले करने की कोशिश करते हैं ज़िंदगी में, जैसे आपके वालिद साहब करते रहे, कई दफ़ा वो वही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रोल टेकिंग। सो मीड ने कहा कि जो आपकी डेवलपमेंट होती है ना पर्सनालिटी की, वो इस तरह होती है कि पहले आप देखते हैं सिर्फ इमिटेशन, बगैर सोचे समझे, फिर आप समझ के वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं का रोल, फिर आप टीम, फिर आप कोऑर्डिनेट करने के काबिल होते हैं एक दूसरे के साथ, और उनका इन्फ्लुएंस आप ज़्यादा लेते हैं जो कि सिग्निफिकेंट होते हैं आपकी ज़िंदगी में। ये इसने इधर हाईलाइट भी किया। इस इमिटेशन, children under age of 3, no sense of self, they simply imitate others. Stage 2, 3 to 6 years, they play pretend others. क्या बना सर का नेट चला है? बीच में मत बोल। तो मेरा डायलॉग के कॉपी कर रहे। हाँ मेरा ख्याल से यार नेट चला गया होगा। मैं समझ रहा था मेरा नेट बंद हो गया। मस्ती कर रहे हैं। बीच में ना बोल। रिकॉर्डिंग हो रही है यार। आदमी नहीं। देख के दुखी हो रहे हैं। यार सर से आता हुआ है कोई सीन आ रहे हैं वापस। सीन नहीं है। तीर के जरिए आप तुम्हें बुला रहा है बार बार।
सर यार मत करो यार, ऐसा डिस्टर्ब कर रहे हो आप पूरी क्लास को। जी सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं आपसे ये दोबारा ये शेयर करता हूँ स्लाइड्स। सो हम ये बात कर रहे थे कि सेंसरी मोटर के बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पे आप कंक्रीट फैक्ट्स जो हैं, जो आपके इर्द गिर्द की दुनिया है कि स्पीड क्या है, मकान बड़ा क्या है, डबल स्टोरी मकान क्या होता है, ठीक है, ट्रिपल स्टोरी क्या है, उसमें कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ये कॉन्सेप्ट आप समझने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब है जो ऐसे आइडियाज ये आ गया इस स्लाइड पे। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये है कि लोग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के काबिल होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब ये है कि आइडियाज लाइक आप जैसे ये कहते हैं कि आपने प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट फोर्सेस कैसे अफेक्ट करेंगी मोबाइल फोन सेल को। तो अब ये हमारे सामने कोई कंक्रीट चीज नहीं है कि जिसे हम देख के टच करके माप के रस्सी से या उठा के देख लें कि क्या चीज़ है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होती हैं। तो चौथी स्टेज इसने कहा कि 12-13 साल के बाद बच्चे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एंटर हो जाते हैं और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू कर देते हैं। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि इसके साथ जो इस पर क्रिटिक आया उसमें ये कहा गया कि ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ एंड रीजनिंग, सेल्फ में डेवलप अर्लियर देन मीड। जैसे मीड ने कहा कि सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होती है, उससे पहले डेवलप हो जाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसी तरह स्टेजेस आर नॉट एज डिस्टिंक्ट एज पियागेट ने कहा कि 2 साल तक पहले सेंसरी मोटर स्टेज होगी, 2 से लेके 6 तक जो है वो प्री ऑपरेशनल होगी, 6 से लेके 12 तक वो कंक्रीट ऑपरेशनल और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो अब ये जरूरी नहीं, कई बच्चे जो है ना वो 7-8 साल की उम्र में जाके बड़ी जिबो गरीब एब्स्ट्रैक्ट बातें करने शुरू कर देते हैं और कई सारी उम्र उस स्टेज पे नहीं पहुंचती। ठीक है, तो इसलिए some people, the next point is some people seems to get stuck in the concreteness of the third stage. They never reach to the fourth stage of abstract thinking. तो इसलिए उनकी कभी इतनी पर्सनैलिटी डेवलप ही नहीं हो पाती। ठीक है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ काम किया, उसमें अच्छी थेरीज दी, लेकिन कोई भी थेरी विदाउट क्रिटिक नहीं है। ठीक है, हर एक पे क्रिटिक है और इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन जो है लर्निंग, पर्सनालिटी, मोरालिटी एंड इमोशंस, वी आर गोइंग टू cover this in the next lecture, right? So I'm stopping the recording and then we'll discuss a few other things.